हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 9 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एचआर फंक्शंस। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका एचआर को लेके होगा कि किस तरह से एचआर डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है। ठीक है, सो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। एचआर को क्या रोल करना होता है ये हम ऑलरेडी जो है अर्लियर यूनिट में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक ऑलरेडी आपका डिस्कस हो चुका है पहले के यूनिट्स में। यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योर दैट इट हैज राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस राइट। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उस प्रोसेस का नाम है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इस बात को इंश्योर करती है कि राइट नंबर मतलब कितने लोग चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए, किस जगह पे चाहिए, किस टाइम पे चाहिए। ठीक है, राइट नंबर ऑफ पीपल, सही लोग सही जगह पे सही टाइम पे, और जो है सही लोग सही नंबर कितने हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के तहत इंश्योर की जाती है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भी टास्क है उसको टाइमली कंप्लीट किया जाए। इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने ओवरऑल गोल या ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। वो हो जाएगा आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन अगर एक नंबर में आता है, राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट प्लेस, राइट काइंड और राइट टाइम, तो वही होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज विदाउट ए क्लियर कट मैन पावर प्लान, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो कौन? आपके एम्प्लॉयज करते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए काम ज्यादा होगा, एम्प्लॉय कम होगा, तो काम नहीं हो पाएगा, जिससे आपके जो गोल है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज विदाउट ए क्लियर कट मैन पावर प्लान, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स नीड इज रिड्यूस टू और गैस वर्क। अगर मान लीजिए प्रॉपर आपने प्लानिंग नहीं की तो गैस वर्क मतलब यहाँ पे सिर्फ गैस किया जाएगा, आइडिया लगाया जाएगा कि क्या हो रहा है। तो इसलिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत जरूरी होती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम किस तरीके से ये काम करता है? ठीक है, तो जब भी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग बनेगी तो कुछ चीजों को जो है माइंड में रखा जाता है। द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ प्लान्स। ऑर्गेनाइजेशंस खुद को कितना ग्रो करना चाहती है, ग्रोथ को लेके हर किसी के प्लान्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या प्लान किया कि उनको कितना ग्रोथ चाहिए। करंट एंड पॉसिबल फ्यूचर ट्रेंड इन बिजनेस। बिजनेस में अभी का क्या ट्रेंड चल रहा है या फ्यूचर में क्या ट्रेंड हो सकता है। गैप इन करंट मैन पावर इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड कैपेबिलिटीज। तो गैप कितना, गैप का मतलब एक्चुअली आपको कितना चाहिए। मान लीजिए आपको चाहिए 100 एम्प्लॉयज, लेकिन अभी है कितने आपके पास? ठीक है, एक्चुअल में जो डिमांड है वो है 100 की, लेकिन अवेलेबल कितने? अवेलेबल मान लीजिए 80 है। तो 80 है और हमें 100 लोगों की जरूरत है, तो ये जो 20 है, 20 का हमारा गैप बन चुका है। तो वही है कि हमें गैप फाइंड करना है। द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड प्रोफाइल। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो देखेंगे और जो भी आपका प्रोफाइल है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना वो अवेलेबल है वो भी देखेंगे। अप्रोच टुवर्ड्स कॉस्ट इफेक्टिव सोर्सिंग ऑफ कैंडिडेट। फिर हमारी अप्रोच रहेगी कि जब भी हम कैंडिडेट को सोर्स करें, नए एम्प्लॉय हायर करें, तो कॉस्ट इफेक्टिव मतलब अननेसेसरी खर्चा भी नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर रेडी किया गया। ठीक है, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे पूरा उन्होंने बताया है कि किस तरह से काम करता है। तो जो ये डायग्राम है उसी बात को उन्होंने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इसमें प्रॉपर स्टेप होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। क्या स्टेप है? तो पहले हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या प्लान कर रखा है, क्या वो चाह रहे हैं, क्या उनका पर्पस है, गोल क्या है। सेकेंड है डिमांड फोरकास्टिंग। तो स्टेप नंबर 1 में जो भी आपने अपना गोल या प्लान को एनालिसिस किया था उसके आधार पर आप ये देखेंगे कि हमें फ्यूचर में कितने की डिमांड होने वाली है। ठीक है, तो जो भी आपने अपना प्लान बनाया स्टेप नंबर 1, उसके आधार पे आप क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे कि कितने लोगों की, कितने ह्यूमन रिसोर्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। फोरकास्ट करेंगे यानी कि आप भविष्यवाणी करेंगे कि हमें इतने लोग चाहिए। मान लीजिए आपने फोरकास्टिंग की कि हमें 100 लोग चाहिए। फिर तीसरा आपका सप्लाई फोरकास्टिंग। तो इस केस में आप देखेंगे कि अभी आपके पास कितना वर्कफोर्स अवेलेबल है। ठीक है, प्रेजेंट आपकी ह्यूमन रिसोर्स कितनी है, तो वो चीज भी आप देखेंगे। एंड फोरकास्ट द फ्यूचर चेंज इन प्रेजेंट, और ये भी देखेंगे कि जो अभी प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स है उसमें कोई चेंज तो नहीं आने वाला। मान लीजिए अभी 80 है और उसमें से मान लीजिए 10 लोग कहीं और जाने वाले तो नहीं है, तो ये चीज भी हम सप्लाई फोरकास्टिंग में करेंगे। यानी कितने की सप्लाई है, कितनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है ह्यूमन रिसोर्स, तो उसकी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? एस्टिमेटिंग द नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। जो चौथे में हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे कि कितने की हमें रिक्वायरमेंट है माइनस कितना हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसा मान लीजिए 100 की रिक्वायरमेंट थी और अवेलेबल था सिर्फ 80, तो चौथे स्टेप में वही करेंगे। नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कितने की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे पता लगेगा? 100 की हमें जरूरत है, उसमें से अवेलेबल है 80, तो अभी हमें कितना चाहिए? जो गैप है, जो नेट आया वो कितना? 20, तो 20 की हमें जरूरत पड़ने वाली है। फिफ्थ, इन केस ऑफ सरप्लस, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि रिक्वायरमेंट हमें कम की है। ऐसा भी हो सकता है कि 100 की रिक्वायरमेंट है और 120 अवेलेबल है,
तो वही इसमें लिखा है कि मान लीजिए फ्यूचर में जो है सरप्लस आ रहा है, ठीक है। सो अगर हमें लग रहा है कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो हम क्या करेंगे, उनको रिटेंशन या ले ऑफ, यानी जो एम्प्लॉयज़ कम परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको जॉब से निकाल देंगे। ये स्टेप नंबर 5 है। 6 स्टेप में बोला है कि मान लीजिए डेफिसिट आएगा, जैसा कि 100 चाहिए थे और 80 लोग ही हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेफिसिट या अगर एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज पड़ रहा है तो हम देखेंगे कि हम अलग अलग चैनल से, अलग अलग सोर्सेज से कैसे जो है फ्यूचर की सप्लाई को पूरा करेंगे, तो उसकी फोरकास्टिंग स्टेप नंबर 6 में की जाएगी। लास्ट आपका स्टेप नंबर 7 में क्या होता है, प्लान फॉर रिक्रूटमेंट। इसमें क्या करते हैं, आप रिक्रूटमेंट का प्लान बनाते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, एक प्रॉपर एक टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से है, थोड़ी देर में वो अभी आपका आएगा, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो रिक्रूटमेंट को लेके प्लान बनाते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब आप प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हायरिंग हो रही है, ठीक है। रिक्रूटमेंट का प्लान यानी कि आप उसमें हायरिंग करेंगे, क्या प्लान रहेगा, किस तरह से आप हायरिंग करेंगे, क्या आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू या कोई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डालेंगे, या कैसे हायरिंग होगी, तो उसका लेके आप प्लान बनाएंगे। फिर डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें जो है इसमें देखी जाती है। सो इसका पर्पस यही है कि फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है, सप्लाई है, वो पूरी हो जाए, कम ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में की जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि सही नंबर ऑफ पीपल, राइट नंबर, राइट प्लेस, राइट टाइम। तो इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 1 में ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान्स या गोल देखती है कि हमारा क्या प्लान है, क्या गोल है, उसको वो एनालिसिस करती है। स्टेप नंबर 2 में हमारे गोल के हिसाब से फ्यूचर में हमें कितने की डिमांड पड़ेगी, कितने की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, तो अभी हमारे पास है कितने, ठीक है, हमारे पास है 80। तो जो गैप बन गया, दोनों टाइप का गैप हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यानी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 100 लोगों की जरूरत है और सिर्फ 80 है, तो वो डिफिसिट हो गया। या 100 लोगों की जरूरत है, 120 लोग अवेलेबल है, तो सरप्लस हो गया। तो जब ज्यादा एम्प्लॉय होंगे हमारे पास फ्यूचर में, ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करोगे, उनको निकाल दोगे, ठीक है। अननेसेसरी जो एम्प्लॉय है, कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी छटनी या उनको निकाल देंगे। या डेफिसिट होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, उस केस में आप क्या करेंगे, अलग अलग सोर्स से जो है फ्यूचर सप्लाई का देखेंगे। इसमें आप रिक्रूटमेंट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और देखेंगे जो है फ्यूचर सप्लाई जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी हो जाए। सो एचआरपी प्रोसेस किस तरह से काम करता है, ठीक है, तो इसके प्रोसेस की यहाँ पे डिस्कशन की गई है। सो यहाँ पे बोला है कि जब आपने मैन पावर का गैप आइडेंटिफाई कर लिया, या तो वो पॉजिटिव गैप हो सकता है या वो नेगेटिव गैप हो सकता है, ठीक है, तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे कि इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों ही तरह से आप क्या कर सकते हैं, हायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप फ्यूचर क्वांटिटी का एस्टिमेट लगा रहे हैं, मतलब फ्यूचर में हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसमें आप अपना एनुअल बजट देखेंगे कि हमारा साल का कितना बजट एलोकेशन हुआ है, और लॉन्ग टर्म के आपके क्या प्लान है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप आइडिया लगाओगे कि कितने लोगों की हम फ्यूचर में जो है सप्लाई करेंगे, या कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी लोग चाहिए होंगे। जैसे मान लीजिए कितने नंबर्स, मतलब और किस क्वालिटी के, क्वांटिटी मतलब कितने नंबर्स, क्वालिटी मतलब किस, जैसे किसी की स्पेसिफिक स्किल्स है, किसी की कंप्यूटर स्किल्स है, तो स्पेसिफिक स्किल वाला कोई चाहिए नहीं चाहिए, ये चीज़ भी देखी जाएगी। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारा बजट कितना है, क्योंकि बजट से बाहर भी कुछ नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म की हमारी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की प्लान क्या, गोल क्या है, तो वो भी देखा जाएगा, ठीक है। सो डिमांड फोरकास्टिंग, तो डिमांड को लेके जो आप आइडिया लगा रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उस पे जो है दो टाइप के फैक्टर्स हैं। एक आपका इंटरनल फैक्टर, और दूसरे हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है उसकी भविष्यवाणी करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आपका हो जाएगा, पहला आपका बिजनेस प्रोजेक्शन। बिजनेस प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप अपने बिजनेस में कितना ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ को लेके क्या आप उम्मीद लगा के बैठे, कितना ग्रोथ आपका हो सकता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका बिजनेस प्रोजेक्शंस। सेकेंड आपका बजट, बजट कंस्ट्रेंट। बजट में मतलब आपको ये भी देखना होगा कि कितना आपके पास पैसा अवेलेबल है, ठीक है, हायरिंग या ट्रेनिंग के लिए आपके पास कितना पैसा या फाइनेंस अवेलेबल है। दूसरा इंटरनल फैक्टर ये हो गया। तीसरा है न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब मान लीजिए कि आप कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी ना। जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको पुराना प्रोडक्ट के बारे में पता है, नए प्रोडक्ट के लिए आपको नए स्किल्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए आपको, आपका ये तीसरा इंटरनल फैक्टर हो गया। चौथा एट्रिशन रेट, यानी कितने एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। टर्नओवर रेट क्या है, टर्नओवर मतलब कितने लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर लोग रिजाइन कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, तो टर्नओवर रेट ज़्यादा है। और अगर कम लोग रिजाइन करके जा रहे हैं तो टर्नओवर रेट कम है, ठीक है। तो ये चार आपके इंटरनल फैक्टर्स हो गए। तो ये आपके इंटरनल फैक्टर्स है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की भविष्य की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ बाहरी फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर मतलब दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर, ये सारी चीजें देखिए, लोग छोड़ के जा रहे हैं, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, बजट आपका इतना है, प्रोडक्शन, ये सब क्या है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के अपने अंदर के फैक्टर है।
ऐसे कुछ बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, तो उससे भी इम्पैक्ट होता है कि हम कितने की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग कैसी हो रही है। पहला है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। मार्केट कंडीशन बहुत ज़्यादा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टैलेंट को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो एक तो ये फैक्टर हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है। सेकेंड आपका जॉब मार्केट सिनेरियो, तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि कितने स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर प्रॉपर स्किल्ड है। जैसे अगर आप बात कीजिए अभी की रिक्वायरमेंट, तो जो एआई है वो बहुत ज़्यादा भी जोर पकड़ रहा है, तो ऐसे लोग जो जिनको एआई ये सब चीज़ें ज़्यादा मालूम होगी, वही जो है प्रॉपर जॉब मार्केट में जो है आगे जा सकते हैं। तो जॉब मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, किस टाइप के लेबर कितने अवेलेबल है, ठीक है, हायरिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। तीसरा इकोनॉमिक क्लाइमेट, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है। कई बार होता है ना कंपनी की इकोनॉमी बहुत डूब रही है, जैसे 2008 में क्या बता, सारी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डूब गई थी, तो बहुत ज़्यादा जॉब मार्केट को बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। तो इकोनॉमिक क्लाइमेट को भी देखना होता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी चेंज, तो कई बार ऐसा भी होता है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, और नई टेक्नोलॉजी की वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से भी आपको एक्सटर्नल हायरिंग करनी पड़ रही है। या सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में क्या हो सकता है कि वर्कफोर्स का एक्सपेक्टेशंस कुछ आप चाह रहे हैं, या सोशल जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। तो ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपके डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। तो एचआरपी प्रोसेस में क्या होता है, एचआरपी प्रोसेस में जब गैप आपने आइडेंटिफाई किया, तो उसमें आपका अगला काम वही होता है कि आप लोगों को अवेलेबल कराओ, कितनी क्वालिटी किस क्वांटिटी के लोग चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है दो चीज़ें याद रखनी चाहिए, बजट कितना है और क्या हमारा प्लान है। डिमांड फोरकास्टिंग में दो फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल बाहरी फैक्टर्स को बोला जाता है। अंदर के फैक्टर्स में हो जाएगा बिजनेस प्रोजेक्शन, आपने क्या ग्रोथ की प्रोजेक्शन की है, कितना ग्रोथ आपको लग रहा है हो सकता है, बजट कितना आपका अलोकेट हुआ है ट्रेनिंग और हायरिंग के लिए, नए कौन से प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि नए प्रोडक्ट के लिए नए स्किल्स चाहिए होंगे, पुराने एम्प्लॉयज को शायद वो नए प्रोडक्ट का या सर्विस का आइडिया ना हो। एट्रिशन रेट, आपकी कंपनी का टर्नओवर रेट क्या चल रहा है, ठीक है, एट्रिशन वही टर्नओवर रेट, यानी कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर होंगे जो डिसाइड करेंगे कि डिमांड कितने की हमें है, कितना हमें लोग चाहिए रहेगा। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या कंपटीशन है, लोगों का जो है टैलेंट को लेके कितना कंपटीशन चल रहा है, मतलब इन्वायरमेंट कट थ्रो कंपटीशन है, टैलेंटेड लोग मिलने मुश्किल है, कुछ भी रीजन हो सकता है। सेकेंड है जॉब मार्केट सिनेरियो, तो कितने स्किल लोग मार्केट में जॉब मार्केट में अवेलेबल है। कंडीशन कैसी, इकोनॉमी कंडीशन कैसी, हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, कोई नया टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया तो उसके लिए भी आपको नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। सोशल फैक्टर, इसमें आपके सोशल कोई ट्रेंड अगर चल रहा है तो वो आपका सोशल फैक्टर में हो जाएगा। सोशल फैक्टर में आपकी कुछ इथिकल चीजें भी हो जाएंगी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क लाइफ बैलेंस ये सब चीजें कैसे अवेलेबल करा रहे हैं। सो मैन पावर फोरकास्टिंग टेक्निक, मैन पावर की आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय आपको चाहिए होंगे, इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइप की टेक्निक बताई है। पहला जो टेक्निक है वो ये है, यहाँ पे क्या होता है मैनेजमेंट जजमेंट, यानी यहाँ पे जो आपका मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स है, वो आइडिया लगाते हैं, जजमेंट करते हैं, ठीक है, जज करके आइडिया लगा के वो बताते हैं कि कितना होगा, कितने लोगों का रिक्वायरमेंट रहेगा। ये बहुत ही सिंपल और इनफॉर्मल है, ठीक है, इनफॉर्मल अप्रोच है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। यहाँ पे क्या होता है कि वो सिर्फ असेस करते, खुद से मूल्यांकन मूल्यांकन करते, खुद से जज करते हैं, और उसके आधार पे वो डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा जो तरीका है वो है आपका पास्ट रेशो। पास्ट रेशो का मतलब होता है कि पुराना क्या ट्रेंड था, हिस्ट्री को देख के आप आइडिया लगाते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना कि पुराने 5 ईयर्स के क्वेश्चन, 10 ईयर्स के क्वेश्चन को देख के आप आइडिया लगाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेम यही आपका अप्रोच है, सेकेंड मेथड है ये। इसमें क्या होता है कि आपका पास्ट रेशो क्या था, पास्ट में क्या ट्रेंड था, हिस्टोरिक डेटा से आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं कि कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो सेकेंड तरीका आपका ये हो गया। तीसरा आपका वर्क स्टडी टेक्निक। वर्क स्टडी टेक्निक जो है थोड़ा सा लिटिल डेटेड, मतलब थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फिर भी जो है यूजफुल है, इससे भी आपको ठीक ठाक आइडिया लग जाता है। जैसे बीपीओ जो कंपनीज होती है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉल्स पर आवर, मतलब एक घंटे में बीपीओ जैसे कॉल सेंटर ये सब, तो एक घंटे में आपने कितने लोगों को कॉल की, उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बीपीओ में क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आप आसानी से मेजर कर सकते हैं कि कितने कॉल्स हमने एक घंटे में किया, तो इससे हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। एक घंटे में हमने मान लीजिए 60 कॉल्स की, ठीक है, हमें कितनी डेली बेसिस पे कितनी कॉल्स कराने, कितने लोग अवेलेबल है। तो ये काफी पुरानी है पर काफी इजी भी है और मतलब यूजफुल है। तो ये आपकी थर्ड टेक्निक हो गई, वर्क स्टडी टेक्निक। नेक्स्ट है आपका डेल्फी टेक्निक, ठीक है, डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में एक्जैक्टली होता क्या है कि एस्टिमेट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, जैसे बोलते हैं ना एक्सपर्ट की राय, तो ये वही आपका डेल्फी टेक्निक। यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, इन एक्सपर्ट्स को मालूम होता है कि
इन एक्सपर्ट से कंसल्ट किया जाता है और ये बताते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो एक्सपर्ट से राय ली जाती है और एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि कितने लोगों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सो एक्सपर्ट एक तरह से आपको समराइज कर देते हैं, आइडिया दे देते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से भी जो है आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपका नंबर 4। फिफ्थ है आपका लुकिंग विद इन एच आर एक्सपर्ट्स। विद इन मतलब आपका इन हाउस, इन हाउस मतलब अपने खुद का इंटरनल टैलेंट देखना है कि आपकी क्या जो आपके पास ऑलरेडी लोग अवेलेबल है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी लोग हैं जो पहले से हैं, तो क्या वो इंटरनल रिसोर्स से क्या आप अपने फ्यूचर के डिमांड को पूरी कर सकते हो। जैसे बैंकों में होता है कि कई बार हायरिंग कम होती है, तो जो पुराने लोग हैं उन्हीं से जो है काम कराया जाता है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि क्या जो आपके पास इन हाउस टैलेंट अवेलेबल है, जो इन हाउस लोग आपको पहले से मिले हुए हैं, तो क्या उनसे ही आप अपने फ्यूचर की डिमांड को जो है पूरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका इंटरनल असेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि एचआर खुद से जो है इंटरनल अपना असेस करता है। और अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों में टाइम बीतने के साथ कुछ जो है फंक्शन, जैसे रिटेल प्रोडक्ट को बेचना या क्रॉस सेलिंग करना, थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट बेचना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ये सब। तो इसमें जो है प्रोडक्टिविटी आप बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो। कैसे? क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कितने आपने प्रोडक्ट बेचे, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचे, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। तो ये सारी आपकी टेक्निक है जिससे आप मैन पावर का फोरकास्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने 6-7 मेथड्स दिए हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं, इन टेक्निक की हेल्प से पता कर सकते हैं कि कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला क्या है कि इंटरनल जजमेंट, मैनेजर खुद से जज करते हैं, असेस करते हैं खुद से और फिर बताते हैं कि इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो थोड़ा एक्सपीरियंस लोग हैं वो बता सकते हैं बेटर। सेकेंड है पास्ट रेशो, पुराना हिस्ट्री देखिए, उसके आधार पे अभी की क्या प्रायोरिटीज है सेट कर दीजिए और उससे भी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तीसरा वर्क स्टडी टेक्निक, इसमें क्या होता है कि बीपीओ वाली जगह पे जहाँ पे काम को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। चौथा आपका डेल्फी टेक्निक, ठीक है। तो डेल्फी टेक्निक में क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है कि हमारी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स आपको कुछ समराइज करते हैं और उसके आधार पे फिर आपकी जो है मैन पावर को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट में जो है एचआर एक्सपर्ट खुद से जो है पहले देखते हैं कि इन हाउस मतलब हमारे पास जो लोग अवेलेबल है क्या उनसे हम अपनी फ्यूचर की डिमांड को पूरी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट, जो ऑलरेडी स्टाफ अवेलेबल है इन हाउस तो उसका असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बैंक, बैंक जैसी जगह पे जो है आसानी से काम को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका रिटेल प्रोडक्ट कितने का बेचा आपने, या थर्ड पार्टी कितने के प्रोडक्ट बेचे, कितने अमाउंट का लोन किया, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के आधार पे डिसाइड किया जा सकता है कि कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट हेडिंग आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बहुत ही सिंपल टर्म में बोले तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, नोटिफिकेशन देती है और लोगों को बोलती है कि हमारा रिक्रूटमेंट निकला और आप लोग अप्लाई करो। जैसे बैंकों का रिक्रूटमेंट निकलता है ना, एसबीआई का, एसबीआई क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस, तो ये सारी जो रिक्रूटमेंट है उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए 10,000 पीओ की जरूरत है, आप लोग अप्लाई करो। तो उस 10,000 पोस्ट के लिए 20 लाख 40 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या ये 20 लाख लोग जिन्होंने 10,000 पोस्ट के लिए एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई किया, तो क्या सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, नहीं हो सकते, सारे लोग नहीं सेलेक्ट हो सकते। 20 लाख में से जितने की रिक्रूटमेंट में वैकेंसी बताई थी सिर्फ उतने लोगों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट के लिए 20 लाख लोग एलिजिबल है, ठीक है। 20 लाख लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट सिर्फ 10,000 होंगे। यही डिफरेंस है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। रिक्रूटमेंट में कंपनी नोटिफिकेशन देती है और बोलती है कि इतने का वैकेंसी है, तो रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी पे करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सिलेक्शन में क्या होता है कि 20 लाख लोगों का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। जैसे बैंकों में पहले आपका प्री होगा, फिर मेन होगा, किसी में इंटरव्यू है, ऐसे राइटिंग है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन है, तो उसके आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। तो रिक्रूटमेंट बहुत ईजी है, इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस 500-600 एप्लीकेशन फी भरनी है, आप रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। सिलेक्शन अगर आपका हो गया तो फाइनल आपकी जॉब कन्फर्म, ठीक है। तो ये होता है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया कि रिक्रूटमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है रिक्रूटमेंट में वो जो है लोगों को, टैलेंट को जो है बुलाती है, एक तरह से इन्फॉर्म करती है, नोटिफिकेशन देती है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रिक्रूटमेंट का मेन प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट दो तरह से आप कर सकते हैं, एक है इंटरनल और दूसरा आपका एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होगा कि आप अपने इंटरनल रिक्रूटमेंट में कंपनी अपने जो खुद के एम्प्लॉयज है उन्हीं को जो है प्रमोट करके या उसी से जो है अपनी रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि बाहर से लोगों को हायर किया जाता है, ठीक है। बाहर के लोगों को बोला जाता है जॉब के लिए आप अप्लाई करो। रिक्रूटमेंट का बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो है रिक्रूटमेंट इसी पर्पज से किया जाता है ताकि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी के जो नीड्स है
उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी टेक इनटू अकाउंट द पोटेंशियल ऑफ करंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉयज टू सस्टेन एंड इम्प्रूव ऑन बिजनेस लेवल, build an image for attracting the best talent and maintain the competitive edge throughout। तो रिक्रूटमेंट में कंपनी कोशिश करती है कि हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कितने हमें लोग चाहिए, उनको जो अट्रैक्ट करना है ऐसे टैलेंट को और मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट में देखी जाती है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंपनी करती इसीलिए ताकि जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डिमांड है कम टाइम में, क्विक टाइम में, एफिशिएंट तरीके से उसको पूरा किया जाए, तो उसी के लिए जो है कंपनी अपना रिक्रूटमेंट कराती है, अपना रिक्रूटमेंट को लेके नोटिफिकेशन देती है। तो यहाँ पे कुछ फायदे और नुकसान बताए। अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, यानी पहले के जो स्टाफ है उनको बोल रहे हैं आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लो, तो क्या फायदा? कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। और जो कैंडिडेट हैं वो पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तो उनको आइडिया रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इंटरनल कैंडिडेट्स को ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। कोई नया पर्सन है उसको कुछ टाइम तो सीखने को लग जाता है, लेकिन अगर पुराने पर्सन को आप बोल रहे हैं कि ये जॉब वैकेंसी निकली, आप इसके लिए अप्लाई करो, तो वो जो है नए पर्सन के कंपैरिजन में जो पुराना पर्सन है उसको पहले से बहुत चीज़ें पता रहती है। कुछ प्रॉब्लम भी है कि करंट जो उसका वर्क है वो इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है, मॉरल प्रॉब्लम भी आ जाती है। ऐसी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के क्या फायदे और नुकसान है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब बाहर से आप लोगों को लेके आ रहे हैं किसी भी पोस्ट या वैकेंसी को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो नया स्किल या नया टैलेंट आपके पास आ जाता है, और नया एक्सपीरियंस, नया स्किल और नया टैलेंट, उसका नया एक्सपीरियंस है, उसका भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। और इसके कुछ नुकसान भी है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है। और कई बार आप गलत पर्सन को भी सेलेक्ट करते हैं, ये भी हो सकता है। और जो पहले से लोग हैं उनको अगर आपने मौका नहीं दिया, तो उनका मोटिवेशन भी कम हो सकता है। तो पहले के जो लोग हैं उनको लगता है कि बाहर से आपने बुला लिया, हमें तो मौका दिया नहीं इस नई पोस्ट के लिए, तो इससे जो पुराने लोग हैं उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो ये कुछ आपके नुकसान भी होते हैं। सो रिक्रूटमेंट दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया। सिलेक्शन क्या होता है रिक्रूटमेंट में? मान लीजिए 20 लाख लोगों ने बैंक पीओ के लिए अप्लाई किया, ठीक है। उसमें से जो 10,000 लोग सेलेक्ट हुए, वो जो चीज़ है वो आपका सिलेक्शन होगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप इंडिविजुअल आउट ऑफ पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट। तो रिक्रूटमेंट में आपके पास एक बहुत बड़ा पुल ऑफ जॉब एप्लीकेंट, मतलब 20 लाख लोगों का पुल इकट्ठा हो गया था, ठीक है, विद रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। अब जैसे बैंकों के लिए आप क्या बोलते हैं, बीटेक की क्वालिफिकेशन या कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो सेम ऐसी जो क्वालिफिकेशंस है, कॉम्पिटेंसीज है, उनके आधार पर आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं, पिकअप करते हैं, तो वही पिकअप करना ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। सो ये एक तरह से डिफ्रेंशिएट करता है किस किस के बीच में, ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और ऐसे जिनको फाइनली जॉब मिल गई है। तो जो 20 लाख है उन्होंने अप्लाई किया था, उसमें से सिर्फ 10,000 को ही जॉब मिली, तो उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन का भी ये काम करता है। सो यहाँ पे इन्होंने बढ़िया से एक डिफरेंस दिया है कि डिफरेंस क्या है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। सो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि रिक्रूटमेंट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इनकरेजिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। देखिए ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मतलब ये बन सकते हैं, ये बने नहीं एम्प्लॉयज, अब ये बन सकते हैं। तो इसमें जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, इनकरेज किया जाता है एम्प्लॉयज को कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। Recruitment is said to be positive in its approach as it seeks to attract as many candidates as possible। रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। बैंक में 10,000 की वैकेंसी निकली, 20 लाख 40 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, यानी जितने ज़्यादा लोग अवेलेबल हो सके, आसानी से लोग अट्रैक्ट होते हैं रिक्रूटमेंट की तरफ। तो कंपनी के लिए भी फायदा है कि जो है उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और एक पॉजिटिव अप्रोच है रिक्रूटमेंट की, क्योंकि लगता है सबको लगता है कि रिक्रूटमेंट का तो हमें मौका मिला है, कि एटलीस्ट अप्लाई तो हर कोई कर ही लेता है। सिलेक्शन जो है इसमें राइट कैंडिडेट, तो जो आपके पास 40 लाख एप्लीकेशन है उसमें से राइट कैंडिडेट को पिक किया जाता है, वो है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑन द अदर हैंड इज नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन, इट सीक्स टू एलिमिनेट एज मैनी अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट एज पॉसिबल। तो इसमें जितने ज़्यादा अनक्वालिफाई है उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, उनको रिमूव किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। क्यों? 40 लाख में से सिर्फ 10,000 की जॉब लगी, तो जो 39,90,000 लोग हैं वो क्या है, वो सब रिजेक्ट हो गए। तो ये नेगेटिव इस तरह से हो गया। तो यही आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस यहाँ पे दिया। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 4-5 स्टेप बताए हैं जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया जाता है। पहला स्टेप है स्क्रीनिंग एंड प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, जैसे बैंकों में क्या होता है कि 40 लाख लोगों ने चलो अप्लाई कर दिया, तो पहले स्टेप में क्या होगा कि उस 40 लाख में से प्री का एग्जाम होगा। जो लोग प्री क्लियर करेंगे तो उसके बाद वो लोग मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। यानी इस 40 लाख में से पॉसिबल है कि सिर्फ ऐसे लोग जो मेंस में जा सकते हैं उसका 3 गुना प्री में सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मेन में 10,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी, मेंस में 10,000 लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो 10,000 का 3 गुना 30,000 लोग, तो प्री में सिर्फ 30,000 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो 40 लाख में से 30,000 को सेलेक्ट किया, यानी 39,70,000 लोग क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, उनकी स्क्रीनिंग कर दी गई। तो वो स्टेप नंबर 1 है। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि ऐसे एप्लीकेंट जो हु डू नॉट फिट द डिजायर्ड प्रोफाइल, जो प्रोफाइल के हिसाब से फिट नहीं बैठते,
ऐसे लोगों को पहले ही हटा दिया जाता है, ताकि बाद में जो भी इंटरव्यू या कुछ भी करवाना हो, बाद में जो भी सिलेक्शन के जो टेस्ट हो, उसमें अननेसेसरी आपका और उनका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसे लोग जो वीक है, वीक कैंडिडेट या कम क्वालिफाइड कैंडिडेट है, तो उनको हटा दिया जाता है। इसके लिए एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा, एक फाइनल इंटरव्यू अलग होता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू मतलब एक बेसिक इंटरव्यू होगा, आपको उन इंटरव्यू से बात करके, अपने एम्प्लॉयर से बात करके पता लग जाएगा कि ये जो है क्वालिफाई नहीं है या ये वीकर है। तो ये फाइनल इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। सेकेंड आपका सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे बैंकों में मेंस में होते हैं ना, 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो सारे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और भी कई सारे जो टेस्ट हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो इससे क्या है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट को आप फाइंड कर लेते हैं। सो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। ठीक है, अलग अलग टाइप के टेस्ट जो है बैंकों के या अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सिलेक्शन होते हैं, तो सब अपना अपना जो है प्रॉपर एक टेस्ट का क्राइटेरिया रखते हैं कि ये टेस्ट होंगे, और इन टेस्ट के आधार पे ही जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सेकंड हो गया आपका सिलेक्शन टेस्ट। तीसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब 1 to 1 आपको बुलाया जाएगा और आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 1 to 1 है, यानी इंटरव्यूअर के सामने एक प्रॉपर पैनल होता है जिसमें 5 लोग होते हैं, 4 से 5 लोग, और वो मिलकर आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो तीसरा स्टेप हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू। चौथा हो गया आपका यहाँ पे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में एक्जैक्टली क्या होगा, जो पर्सन है, आपका बैकग्राउंड चेक कैसे होगा, जैसे आजकल पुलिस वेरिफिकेशन ये सब होती है ना, किसी फ्रॉडस्टर ने या किसी साइबर क्राइम वाले ने तो बैंक जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि जो भी चीज़ें आपने बताई है क्या वो बातें सच है। ठीक है, उसके लिए टेलीफोन कन्वर्सेशन हो सकती है या लेटर आपके एड्रेस पे जाएगा, एक लेटर आपके एड्रेस पे जाएगा और देखा जाएगा कि आप प्रॉपर उस एड्रेस पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, या इसमें मतलब एक तरह से आपने जो बातें या डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो कितने एक्यूरेट है। एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट चेक होता है, प्लस सिक्योरिटी के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो वही इसमें बोला गया है, क्योंकि पता लगे आपने किसी हैकर को अपॉइंट कर दिया तो बैंक का सारा डेटा वो चोरी करके ले जाएगा, तो कितना बड़ा थ्रेट है, तो इसीलिए बैकग्राउंड चेक हमेशा किया जाता है। फिफ्थ और लास्ट स्टेप आपका सिलेक्शन एंड जॉब ऑफर। सिलेक्शन एंड जॉब ऑफर आपका लास्ट स्टेप है, और जो बेस्ट कैंडिडेट है, सारे रिजल्ट के बाद, सारे रिजल्ट का असेसमेंट किया जाएगा, मूल्यांकन, उसके बाद एक बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये आपका लास्ट स्टेप है। और इंटरव्यू एंड अदर असेसमेंट टेस्ट इफ एनी, और डिसीजन इज टू बी टेकन मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। तो इसमें वही आपका जितने भी आपके इससे पहले के टेस्ट हुए, रिटर्न हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो उसके आधार पे जो बेस्ट या मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसको जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें फिर आपका एक मेडिकल एग्जाम होता है और फिर आपको फाइनली जो है जॉब ऑफर दे दिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, मेडिकल चेक की कोई बहुत ऐसी बीमारी तो नहीं है जो फैल सकती है, या ऐसी बीमारी जिसके लिए आप कुछ टाइम के ही लोग, कुछ टाइम के ही मेहमान हो, तो वो सब चीज़ें जो है चेक की जाती है, और सब सक्सेसफुल हो तो आपको फाइनली जो है जॉब लेटर दे दिया जाता है, और उसको आप एक्सेप्ट करते तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले आपको ऑफर दिया जाएगा, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको फाइनल अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। तो इस इसके साथ आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर 5 स्टेप में इसको पूरा किया जा रहा है। पहले में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया रिक्रूटमेंट में, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू उनका लिया जाएगा। सिलेक्शन में अलग अलग टेस्ट हो सकता है, आपका रिटन टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, तो वो आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा। पर्सनल इंटरव्यू में आपका 1 to 1 इंटरव्यू कराया जाएगा, एक प्रॉपर पैनल होगा जिसमें 4-5 लोग होंगे, उनसे आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। फिर जो है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, इसमें कंफर्म किया जाएगा कि आप जेन्युइन पर्सन है, कोई फ्रॉडस्टर्स या कोई हैकर तो नहीं है। सिलेक्शन अगर सारा कुछ क्लियर हो जाता है, जो ऊपर 2-3 टेस्ट हो, उसके आधार पे आपको फाइनली जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको एक ऑफर लेटर दिया जाएगा, आप एक्सेप्ट करते हो तो फाइनली आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इंटरव्यू को डिसकंटिन्यू करा है। ठीक है, जो लोअर लेवल की पोस्ट है गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको जो है हटाया गया था। तो ये जो डिसीजन है 2 दिसंबर 2015 में दिया गया था, और 1 जनवरी 2016 से क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यू हो गया। इंटरव्यू को जो है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। स्पेशली जो ग्रुप सी या ग्रुप डी वाले जो पोस्ट के थे, या बैंकों की बात करें तो क्लर्कल या सब स्टाफ, तो उस पोस्ट के लिए 1 जनवरी 2016 से किसी भी टाइप का इंटरव्यू नहीं होता। पहले ये सब इंटरव्यू हुआ करता था। इसका रीजन क्या है, करप्शन। पहले लोग इंटरव्यू में बहुत ज्यादा करप्ट होते थे, रिश्वत ये सब दिया करते थे, लेकिन इसी को हटाने के लिए ये सब डिसीजन लिया गया था। तो अभी की अगर हम बात करें तो क्लर्कल या सिंगल विंडो ऑपरेटर जो होते हैं उनको इंटरव्यू नहीं देना होता है। ठीक है, सीधे सिलेक्शन हो जाता है, पर पहले इनका इंटरव्यू हुआ करता था। इसेंशियल ऑफ गुड सिलेक्शन प्रैक्टिस। आपका सिलेक्शन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, इसेंशियल क्या क्या। पहला आपका
डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर इन एडवांस एंड इंडोर्स बाय एचआर एंड लाइन मैनेजमेंट। एचआर वही होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स का आपका एचआर, लाइन मैनेजमेंट जैसे आपका ब्रांच मैनेजर। लाइन मैनेजमेंट एग्जैक्टली जो आपके टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज जिसको काम परफॉर्म करना है, जिसको टास्क करना है, उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। जैसे ब्रांच मैनेजर क्या करते हैं, आपके आगे के जो टॉप मैनेजमेंट है और जो ब्रांच में बाकी स्टाफ काम करते हैं उनके बीच में ब्रिज का लिंकेज का काम करते हैं ना, उन्हीं को लाइन मैनेजमेंट बोला गया। सो जॉब डिस्क्रिप्शंस मतलब क्या काम आपको करना है, तो ये चीज पहले से डिसाइड हो जानी चाहिए। स्पेसिफिकेशन क्या स्पेसिफिक टैलेंट या स्किल चाहिए उस जॉब को करने के लिए, तो ये चीज पहले से एडवांस में डिसाइड हो जानी चाहिए। एचआर और जो लाइन मैनेजमेंट है उनका भी अप्रूवल इसमें मिल जाना चाहिए। सेकेंड है आपका जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, ट्रेन पैनल ऑफ इंटरव्यूअर विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन बिहेवियर इवेंट इंटरव्यू। तो जब भी वो जो है आपका इंटरव्यू ले तो उसको बिहेवियर पे वो जोर दे कि किस टाइप का बिहेवियर है उसको मेजर कर सके। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वही है कि जो इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके अंदर प्रॉपर टैलेंट होना चाहिए, प्रॉपर स्किल होनी चाहिए इंटरव्यू लेने की। तीसरा है आपका देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड विद विच अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मे बी कंपेयर्ड। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे आप कंपेरिजन करो कि हाँ ये जो है जो भी एम्प्लॉय इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या जॉब स्पेसिफिकेशंस है या किसी भी आधार पर आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे कि ये कैंडिडेट सही है या गलत है। तो एक स्टैंडर्ड जो है पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। लाइन मैनेजर इन्वॉल्व एट ऑल पॉसिबल स्टेज। कोशिश करना कि हर स्टेज में लाइन मैनेजर को इन्वॉल्व किया जाए। लाइन मैनेजर मतलब वही पर्सन जिनसे काम करवाना है। जैसे आपका ब्रांच मैनेजर को बाकी स्टाफ से काम कराना है तो ब्रांच मैनेजर एक लाइन मैनेजर एक तरह से हो गया। तो कोशिश करना कि हर स्टेप पे आप उनको इन्वॉल्व कर सको। लास्ट है कि ऑल न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट आर पुट थ्रू वेल डिजाइन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नया नया पर्सन बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, उसको क्या पता, भले ही उसने पीएचडी की है, सारी किताबें पढ़ ली, बुकिश नॉलेज पूरी है, पर एग्जैक्टली काम कैसे होता है तो वो सबको मालूम होना चाहिए और वो ट्रेनिंग से ही हो सकता है। तो ये 4-5 चीजें जरूर होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन प्रोसेस सही होगा। ठीक है, तो एक तो बात वही बोली है कि जॉब क्या काम करना है और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए। जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके अंदर प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे आप कंपेयर कर सके कि ये एम्प्लॉय का जो जो भी इंटरव्यू था, वो जो भी क्वालिफिकेशंस था या जो स्पेसिफिकेशंस थी, स्पेसिफिकेशन वही जो जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो स्टैंडर्ड से तो बेटर है। लाइन मैनेजर को हो सके तो हर स्टेप में आपको इन्वॉल्व करना है। जितने भी नए कैंडिडेट है पक्के से उनका इंटरव्यू सॉरी उनको पक्के से उनको अच्छी ट्रेनिंग दिलवानी है। नेक्स्ट आपका ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट क्या होता है, पहले क्या था कि जो भी रिक्रूटमेंट होता था उसके लिए आपको फिजिकल विजिट करना होता था। ठीक है, ई रिक्रूटमेंट मतलब इसको आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं। इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और वेब बेस्ड टूल्स टू असिस्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या वेब के टूल का इस्तेमाल करके रिक्रूटमेंट कराया जाता है। जैसे आपने कई सारे इंटरव्यूज देखे होंगे जहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए और सामने वाला पर्सन जो है आपको वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहा है। ठीक है, या कोई कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो वो सारे ई रिक्रूटमेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बहुत सारे फायदे भी है। अलग 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 अगर आप सिटी में हैं या अलग अलग कंट्री में तो आप आसानी से जो है ई रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा, आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा, पर्सनली ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी फायदा होता है। इसके जो अगर हम टूल की बात करें जैसे Naukri.com, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी अगर आपने अपना रिज्यूमे डाला और आपका रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है, ऑनलाइन आपको पर्सनली विजिट नहीं करना पड़ा। आजकल फोन से भी जो है रिक्रूटमेंट हो जाता है, वो आपसे जो इंटरव्यूअर है वो फोन में आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वीडियो कॉल में भी पूछ सकता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कई सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें जो है आपका रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो वही हो जाएगा आपका ई रिक्रूटमेंट यानी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। कंपेलिंग रीजंस टू चूज मतलब लोग ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग या ऑर्गेनाइजेशंस ई रिक्रूटमेंट को चूज कर रही है। तो एक सर्वे किया गया और वहां पे जो है वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लार्जेस्ट कंपनी, उसमें से 73% ने बोला कि हम जो है ई रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। तो इसका क्या क्या रीजन था, फॉलोइंग आर द रीजन। तो यहाँ पे उन्होंने 7-8 रीजन भी बताया। पहला जो है काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे कोई भी पर्सन है, आप 10 या 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो आपको प्रॉपर उनको कोई भी आपका गेस्ट रूम या कहीं पे भी आपको उनको रुकवाना पड़ेगा, उसका खर्चा। कुछ कंपनीज रिक्रूटमेंट में आए हुए जो लोग हैं उनको रास्ते का किराया वो सब भी अवेलेबल कराती है। प्लस जो है आपको कुछ खाने पीने का कुछ भी इंतजाम देना पड़ेगा। मतलब छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। उससे बेटर सीधे आपने वीडियो कॉल की या ग्रुप चैट किसी भी मीन्स से अगर आपने सीधे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की तो क्या है, इससे आपको काफी सस्ता पड़ सकता है। ठीक है, पहला फायदा ये हो गया। दूसरा, इसमें आपके पास बहुत सारे लोग अवेलेबल है। जैसे फिजिकली अगर 10 या 20 लोगों का बुला सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या कर सकता हूँ, कई लोगों का एक बार में इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये दूसरा फायदा हो गया। और तीसरा फायदा क्या होगा इसका, काफी इजी है, काफी इजी और एफिशिएंट तरीका है।
टाइम भी आपका काफ़ी सेव हो जाता है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, पेपर वर्क का भी इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होता है इसमें, ये भी एक अच्छा फ़ायदा है आपका ई रिक्रूटमेंट से। हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग, तो एक रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है रिक्रूटमेंट और कैंडिडेट के बीच में। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से 73% कंपनीज ने बोला कि वो ई रिक्रूटमेंट को सेलेक्ट करना चाहती है। हाउ ई रिक्रूटमेंट चेंज द वे एचआर फंक्शंस, ठीक है। जेफ टेलर जो कि monster.com के फाउंडर और सीईओ, वो बोलते हैं कि जो इंटरनेट का जो इम्पैक्ट है रिक्रूटमेंट में वो काफ़ी बेटर है, बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि बहुत ही फास्ट हायरिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए इसमें आपको क्या कि आपने कोई ऐड रन करवानी है, ठीक है, रिज्यूमे को लेके, मेल से रिज्यूमे आएगा, तो इन सब का आपको वेट अननेसेसरी नहीं करना होता, चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती है। फास्ट है तो नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, तो सबसे बड़ा फायदा इसका यही हो जाता है। अगर हम ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये जो मार्केट है आपका 1.2 बिलियन से बढ़ के 7.1 बिलियन जो है 2005 तक पहुंच गई थी। तो अभी की अगर हम बात करें तो ये और ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा जगहों पे ई रिक्रूटमेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, पार्ट 1 हो गया आपका कंप्लीट। पार्ट 2 में आगे वाले टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।